चलते हैं जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारी मेडिसिन है इपिकाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इपिकाक adapted to cases where the gastric symptoms predominate, कि ये उन केसेस में दी जाती है जहां पे गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट हो, नुमाया हो गैस की अलामत, यानी मैदे की अलामत, मैदे में गैस बनना, ये मैदे का कोई इशू ना, गैस्ट्रिक सिम्टम्स या मैदे की अलामत ज्यादा नुमाया हो, वहां पे ये दवाई ज्यादा अहम तरीके से काम करती है। तो कहता है इसमें एंटीमोनियम क्रूडम और परसिल्ला भी इसके साथ साथ लाइन में खड़ी है, वो भी इन मामलों में अच्छा काम करती है। टंग क्लीन और स्लाइटली कोटेड, जो इपिका के मरीज की जबान होगी वो क्लीन होगी, बिल्कुल साफ होगी, या थोड़ी सी उस पर स्लाइटली कोटिंग होगी, क्योंकि उसको मतली बार बार आती है, उल्टी बार बार आती है, तो जबान तकरीबन साफ हो जाती है, हल्की सी कोटिंग होगी। ठीक है जी। पहली बात कि हमारी ये जो दवाई है ये मैदे के मामलात को लेकर साथ चलेगी, और मैदा आपको पता है हर चीज की बुनियाद है, यहीं से सारा काम स्टार्ट होता है। तो जो गैस्ट्रिक अलामात है वहां पर हमारी दवाई ऊपर डिग्री में चली जाएगी। तो कहता है एंटीमोनियम क्रूडम भी काम करती है इसमें। जब ज्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, या मैदे की कमजोरी की वजह से गैस के मामलात बने, गैस्ट्रिक इश्यूज बन जाए, तो उसमें आपकी एंटीमोनियम क्रूडम पहले नंबर पे आती है। लेकिन उसके साथ निशानी ये होगी कि उसकी जो जबान होगी वो बिल्कुल सफेद होगी, बिल्कुल सफेद। अगर आप जबान किसी मरीज की चेक करते हैं और बिल्कुल सफेद होती है, तो अलामत चाहे गैस की हो या चाहे कोई और भी हो, तो आप उसको एंटीमोनियम क्रूडम दे सकते हैं। कहता है पल्सिल्ला, पल्सिल्ला हम क्योंकि पढ़ चुके हैं, पल्सिल्ला भी गैस के मामला में अच्छा काम करती है। जब मैदे में डाइजेशन वीक हो, यानी कि हजम लेट हो रहा हो, यानी सुबह जो खाया है 10-11 तक अभी लगता है उधर ही खड़ा है, या मुंह का जायका सुबह खराब हो, मुंह सुबह खुश्क हो, प्यास कम लगती हो, तो इस किस्म के मैदे के जो मामला हैं, या कोई घी वाली चीज या कोई बर्फी या मिठाई वगैरह खाने से उसकी डाइजेशन लेट हो जाती हो, फैटी चीजें खाने से, तो उस गैस के इश्यूज में आपकी पल्सिल्ला साहब से नुमाया काम करती है। और मेरे हिसाब से इन तीनों में अगर मैदे के मामला में कंपेयर की जाए, मैदे की खराबी, मैदे के मसलों में, जलन में, दर्द में, तो पल्सिल्ला रैंकिंग में पहले नंबर पे आती है। कहता जी इन ऑल डिजीजेज विद कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअल नासिया, अब ये जनरल में लिखा हुआ है कि तकरीबन जितनी भी बीमारियां हैं उनमें मतली होगी उसकी, और वो लगातार होगी, यानी उल्टी आने के बाद भी वो रुकेगी नहीं, मतली लगातार रहेगी। तकरीबन हर बीमारी में, कोई भी बीमारी है उसमें अगर मतली लगातार हो रही है और वो रुक नहीं रही, तो आप इपिकाक पहले नंबर पे देंगे उसको। कहता नासिया, अब मतली हेडिंग है इसी बात की। विद प्रोफ्यूज सलाइवा, जब भी मतली आती है तो यकीनन मुंह में पानी भर जाता है, मतलब उल्टी जब आने लगती है सलाइवा मुंह में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, विद प्रोफ्यूज सलाइवा, एक बात। दूसरा, नासिया विमिटिंग ऑफ वाइट ग्लेरी म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज, मतली होगी और जो उल्टी आएगी उसमें व्हाइट ग्लेरी, चिपचिपा सफेद रंग का मवाद होगा और बहुत ज्यादा मिकदार में होगा। दो बातें, नासिया, अच्छा दूसरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, लार्ज क्वांटिटी विदाउट रिलीफ, यानी उल्टी आने के बाद भी उससे आराम नहीं आएगा, वो काम ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कहता है नासिया, फिर हम नासिया पढ़ेंगे कि नासिया स्लीपी आफ्टरवर्ड्स, यानी मतली होगी और जब उल्टी शुल्टी आ जाएगी तो उसके बाद फिर उसे नींद सी आ जाएगी, गनुदगी सी हो जाती है उसको। वर्स फ्रॉम स्टूपिंग, झुकने से भी मसला बढ़ जाता है, दोबारा मतली आने लग जाती है झुकने से। दी प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, कोई सिगरेट पीता हो, शुरू में नए नए सिगरेट शुरू किए हो, तो उसके बाद अगर मतली वगैरह हो रही है तो उसमें भी आपकी इपिका काम करती है। इस तरह आप प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के स्पेशली जो पहले 3 महीने हैं उनमें ज्यादा मतली का मामला होता है, तो उसमें आपकी इपिकाक भी काम करती है, आपकी सीपीए भी काम करती है। कोशिश करें कि उन दिनों में पल्सिल्ला ना दें, पल्सिल्ला से थोड़ा दूर रहें। कहते हैं स्टमक, अब मैदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना कि ये दवा आपके मैदे और गैस्ट्रिक के मामलों को लेकर चलेगी, तो आप हेडिंग देख लें कि पहली इसके बताया उसके बारे में, फिर इसने नासिया लिया और फिर अगली हेडिंग स्टमक पे आ गई। फील्स रिलैक्स्ड, मैदा क्या महसूस होगा, जैसे रिलैक्स हुआ है, मैदा बिल्कुल रिलैक्स है। एज इफ हैंगिंग डाउन, जैसे ये नीचे लटक रहा है। अब किसी को मतली हो और बार बार उल्टी आ रही हो, तो क्योंकि मैदा बार बार खाली हो रहा है, तो उसके बार बार खाली होने की वजह से मैदे के जो अपने मसल्स हैं वो भी वीक हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे वो लटक रहा है, इस तरह की रिलैक्सेशन फीलिंग्स होंगी उसमें। ये एक प्रकार की अपनी बात कर रहे हैं। फिर कहता है इग्नेशिया और स्टेफेसगेरिया में भी इस तरह का मामला पाया जाता है। तो जब हम स्टेफेसगेरिया की बात करते हैं, तो स्टेफेसगेरिया में इस तरह है कि मैदा और पेट दोनों में रिलैक्सेशन फीलिंग होती है, कैसा लगता है दोनों नीचे लटक रहे हैं, और वो सेंसेशन है उसमें, सेंसेशन एज इफ स्टमक एंड एब्डोमेन वर हैंगिंग डाउन रिलैक्स्ड। ठीक है। और यहाँ पे फील्स रिलैक्स्ड एज इफ हैंगिंग डाउन, उसे ऐसे फील होता है, महसूस होता है, उसमें सेंसेशन है, यहाँ पे महसूस होता है कि जैसे, यानी उसके साथ प्रैक्टिकली से हुआ है और अब उसे लग रहा है कि ये बिल्कुल नीचे लटक रहा है, फील हो रहा है उसे। इग्नेशिया में क्या है, इग्नेशिया में क्या है कि उसे कॉन्स्टिपेशन की बार बार हाजत महसूस होती है, लेकिन वो हाजत यहाँ पे महसूस होती है,
आपके जो नाफ है इसके ऊपर वाले हिस्से में, आपके पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे उसे कॉन्स्टिपेशन फील होती है और बार बार उसे लगता है कि पखाना आया है। जो उसकी कॉन्स्टिपेशन की है ना मुकम्मल पखाना होता है, लेकिन वो अपर एब्डोमेन में उसको फील होता है। ठीक है। और दूसरा इसके जो मैदे के मामलात है, मैदा खालीपन महसूस होता है, लेकिन खाने से आराम उस खालीपन को नहीं आता। ठीक है। फिर आगे कहता है जी क्लचिंग, स्कीजिंग, ग्रिपिंग। स्टमक क्लचिंग, क्लच करना किस चीज को, स्कीज जो नचोड़ लेना किस चीज को, ग्रिपिंग किस चीज को ग्रिप कर लेना, ऐसे पकड़ लेना, एज फ्रॉम ए हैंड, हाथ के साथ। ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग, हर उंगली उसे ऐसे शार्पली प्रेसिंग, जैसे प्रेस कर रही, शार्पली प्रेसिंग इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में, मैदे में। मतलब ये क्लचिंग स्कीजिंग फीलिंग होगी और उसे ऐसा लगेगा कि उसकी जो आंतें हैं नीचे वो किसी ने हाथ की उंगली के साथ ऐसे दबा दिया और हर उंगली उसके अंदर धंस गई है। अब जरा इस चीज को प्रैक्टिकली फील करें कि ये पेन किस किस्म का होगा, उसको, उस मरीज की हालत क्या होगी उस वक्त। तो अब आपने फिर ये चीज फिजिकली ऑब्जर्व करनी है कि आया ये जो पेन हो रहा है क्या ये इसी तरह हो रहा है, या बंदा पूछ भी लेता है डॉक्टर साहब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को कुछ है मरोड़ रही है। अब वो ये वर्डिंग तो नहीं बताएगा, लेकिन जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये मामला उस तरफ जा रहे हैं। अब अगर मतली और उल्टी आने के बाद ये मामला हो रहा है तो हमारी दवा और गलत हो जाएगी उसमें। वर्स फ्रॉम मोशन, हरकत से मसला बढ़ जाएगा, इसका मसला हरकत से बढ़ जाता है। कहता है फ्लैचुलेंट, क्लचिंग, कॉलिक अबाउट अम्बिलिकल। फ्लैचुलेंस यानी गैस का बनना, कटिंग मरोड़ यानी काटना, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज काट रही है, गैस बनेगी। कटिंग कॉलिक मरोड़ पड़ेंगे, लेकिन उसमें यानी गैस और मरोड़ दोनों चीजें होंगे। कटिंग कॉलिक ऐसा लगेगा जैसे वो चीज काट रही है अंदर, इस तरह की। अबाउट अम्बिलिकस, नाव के साथ साथ का जो एरिया है, अम्बिलिकस जैसे हरनियां होती हैं, तो ये जो नाव के साथ एरिया है यहाँ पे उसे इस तरह का मरोड़ महसूस होगा, गैस भी हो मरोड़ भी। अब स्टूल की बात कर रहे हैं साथ में। स्टूल क्या होगा, ग्रासी ग्रीन, घास की तरह का। एक अलामत, दूसरी बात ऑफ वाइट म्यूकस, पाखाना ग्रासी ग्रीन भी होगा इसमें, पाखाना वाइट म्यूकस भी होगा इसमें, दोनों तरह का पाखाना आ सकता है इसमें। तो कहते हैं फिर साथ में काल्चिकम है, फिर सेमिकॉलन है कि ब्लडी खून आलूद भी होगा। अच्छा, इससे पहले हम काल्चिकम देख लेते हैं कि काल्चिकम में क्या कहानी। काल्चिकम ऑटमनल डायसेंट्री होती है। जब ऑटमनल डायसेंट्री, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि हम अक्सर इस दवा किसी दवा को पढ़ते हुए किसी दूसरी दवा के रेफरेंस की वजह से उस दूसरी दवा को और ज्यादा अच्छे समझ लेते हैं। तो काल्चिकम ऑटमनल यानी खिजा के मौसम में अगर कोई डायसेंट्री का मामला होता है, खिजा के मौसम में पेचस लग जाते हैं, पेचस में हमेशा मरोड़ होंगे और दायरे में मरोड़ नहीं होते। तो मरोड़ इस तरह के हों कि उसमें जो निकलने वाला मवाद है वो सफेद रंग का हो, वाइट म्यूकस हो और ज्यादा मिकदार में निकले, तो उसमें आपकी काल्चिकम बेहतरीन काम करती है। वाइट म्यूकस होगा या इस तरह लगेगा कि जैसे इंटेस्टाइन जो है ना वो अंदर से स्क्रैप होकर आ रही है, लेकिन मामला मोस्टली वाइट म्यूकस होगा या वाइट किस्म के पार्टिकल्स होंगे बीच में ज्यादा मिकदार में, तो ये आपकी काल्चिकम काम करेगी। और काल्चिकम में भी बहुत सीवियर किस्म के मरोड़ पड़ते हैं, लेकिन डायसेंट्री आप ये ध्यान रखेंगे कि खिजा में होने वाला जो है डायसेंट्री का मामला। फिर कहता है फर्मेंटेड फोमी, झाग बनी होगी, सिल्मी पतले होंगे, लाइक फिरोदी मोलेसिस, यानी ये भी मोलेसिस झाग ही है। कहता है जी ऑटमनल डायसेंट्री, ऑटमनल डायसेंट्री का मतलब है खिजा के मौसम में होने वाले जो पेचस वगैरह लग जाते हैं उनमें, तो उसमें आपकी इपिकाक भी काम करती है ऑटमनल डायसेंट्री। कोल्ड नाइट्स, एक बात वो हो गई। दूसरी कहता है कोल्ड नाइट्स आफ्टर हॉट डेज, यानी दिन गर्म हो और उसके बाद अचानक रातें ठंडी हो जाए। जैसे आजकल का मौसम है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, तो अचानक यानी कि किस तरह बारिश हो, रात ठंडी हो जाए, और उसकी वजह से अगर डायसेंट्री का कोई मामला बनता है तो भी आपकी इपिका काम करेगी उस मामले में। तो कहता है काल्चिकम और मर्कसाल दोनों आपकी इसमें काम करती हैं। ठीक है। तो काल्चिकम तो मैंने पहले आपको बता दिया कि ऑटमनल डायसेंट्री में उसका व्हाइट किस्म के ग्लेरी म्यूकस होगा और व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं, और या म्यूकस होता है व्हाइट किस्म का, तो उसमें आपकी जो है ना काल्चिकम भी काम करती है और ऐसा लगता है कि जैसे स्क्रैपिंग होकर आ रही है अंदर से। तो इसके साथ मर्कसाल भी काम करती है। तो मर्कसाल में क्या निशानी है कि मर्कसाल में जो है वो पेट में मरोड़ पड़ते हैं, यानी कि स्टूल करते वक्त भी और करने के बाद भी, और इसमें ब्लडी स्टूल होता है, मोस्टली ब्लड भी आता है उसमें डायसेंट्री में। और खास निशानी उसमें ये है कि मर्कसाल में उसे स्टूल पास करने के बाद आराम नहीं आता, कांट फिनिश सेंसेशन होता है कि जैसे अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी इस मामले में ये थोड़ा थोड़ा मर्कसाल नक्स के साथ भी मिलता है। कांट फिनिश सेंसेशन, स्टूल करते वक्त भी पे मरोड़ पड़ते हैं, दर्द होगा, और स्टूल करने के बाद भी ऐसा ही होगा, और कांट फिनिश सेंसेशन होंगे उसमें। दूसरा इसमें ब्लड आएगा, उसके बाद ऐसे सर्दी लगने लग जाती है मोस्टली ये स्टूल पास करने के बाद।
तीसरा ये है कि जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ही ज्यादा अच्छा मर्कसाल काम करती है। द मोर ब्लड द बेटर इंडिकेटेड। ये मर्कसाल में एक लाइन लिखी हुई है कि ये डिसेंट्री में इतना बेहतरीन काम करती है आपकी मर्कसाल। ठीक है, फिर कहता है जी एशियाटिक फर्स्ट सिम्टम्स वेयर नासिया एंड वोमिटिंग प्रीडोमिनेट। फर्स्ट सिम्टम एशियाटिक कॉलरा, ये कहते हैं हैजे की मामलात हैं कि हैजे में बड़ा अच्छा काम करते हैं। पहली अलामत क्या है कि वेयर नासिया, जहाँ पे मतली एंड वोमिटिंग और उल्टी दोनों नुमाया हों। यानी एक किसी बंदे को हैजा हुआ है, हैजे में क्या होता है, उल्टी भी आती है और पेचस भी लग जाते हैं दोनों। बाजू का तो वो मरोड़ वाले होते हैं और बाजू का सिर्फ डायरिया होता है। तो कहता है अगर आपको उनमें लगता है कि नुमाया क्या है, आपकी उल्टी और मतली है, तो इपिकार पहले नंबर पे आ जाएगी। लेकिन कहता है कि काल्चिकम भी इसमें काम करती है। अब काल्चिकम के बिल्कुल एंड पे एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई है कि अगर मरीज आराम से लेटा रहेगा, हरकत नहीं करेगा, तो उसे उल्टी कम आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो हिलेगा, जस्ट लाइक यूनियन बेटर बायरस वर्स बाय मोशन, जैसे ही वो हिलेगा या वो जो उल्टी वाला मामला है वो दोबारा रिव्यू हो जाएगा, उसे फिर उल्टी आ जाएगी। यानी हरकत करने से ये काल्चिकम बड़ी खास अलामत है कि मरीज आराम से लेटा रहेगा तो उल्टी नहीं आएगी, जैसे ही हिलेगा तो उसे उल्टी आ जाएगी, खासतौर पे इस हैजे वाले और इस किस्म की कंडीशन। तो ये काल्चिकम की एक अलामत है इसमें। फिर कहता है हेमोरेज एक्टिव और पैसिव। हेमोरेज मतलब है कि ब्लड का आना एक्टिव और पैसिव, थोड़ा हो या ज्यादा हो, ब्राइट रेड कलर का। ब्राइट रेड जनरल में लिखा हुआ है, ब्राइट रेड मतलब बिल्कुल सुर्ख और चमकदार। फ्रॉम ऑल द अरीफिसेस ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम अरीफिसेस से ब्लड आने लग जाएगा। तो एरिगॉट और मिलिफोलियम भी कहता है इसमें काम कर। लेकिन उससे पहले हम पिछली वाली लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्राइट रेड फ्रॉम ऑल द अरीफिसेस ऑफ द बॉडी। ये हमने शायद चैनल में भी पढ़ा था कि खून हर की जगह से निकलने लग गया, तो हमने सोचा था कि उसमें क्या कम हो जाएंगे, प्लेटलेट डाउन हो जाता है, शायद उसकी वजह से ये मसला आ जाता है। अब यहाँ पे भी वही मसला होगा, लेकिन कहानी बदलेगी। कहानी कैसे बदलेगी कि अब इस बंदे को मतली बहुत आ रही है, उल्टी बहुत आ रही है, वीकनेस आ रही है, तो इसकी वजह से तो प्लेटलेट नीचे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री में अगर ये मसला है और इसके बाद आपके वो ब्लड जो है ना हर जगह से बाहर निकलने लग गया, तो फिर आपकी यहाँ इपिकार भी काम करे। तो यहाँ एरिगोट और मिलीफोलियम भी काम करती हैं। मिलीफोलियम की निशानी ये है कि मिलीफोलियम में पेन लेस ब्लड डिस्चार्ज होता है, खसूसन अगर हिस्ट्री में कोई चोट वगैरह लगी हुई हो और उसके बाद वो नाक से, कान से, आंख से, यूट्रस से या किसी भी एरिया से, और पेन लेस है, या अंदर ब्लड जो वेजल्स हैं वो रेप्चर्ड हुई हैं और पेन ब्लड निकल रहा है, जैसे एपिस्टेक्सिस है, तो आपकी उसमें मिलीफोलियम बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह एरिगॉट जो है उसमें भी रेड किस्म का ब्लड है और बहुत ज्यादा ब्लड आता है। ये मोस्टली लेडीज के लिए भी काम करती है कि जब वो जो है जचगी वगैरह खत्म हो जाती है, तो उसके बाद डिलीवरी के बाद जो ब्लड आता है, थोड़ा थोड़ा लोचिया कहते हैं जिसको, तो वो अगर हरकत से दोबारा रिन्यू हो जाए, यानी इसमें निशानी ये है कि अगर मरीज हरकत करेगा या कहीं जोर लगाएगा तो वो दोबारा रिन्यू हो जाता है, और रेस्ट करने से उसे सुकून आता है, उसका ब्लड नहीं आता। तो उस कंडीशन में आपकी एरिगॉट भी काम करती है। और मोस्टली अगर पहले महीनों में दी जाए तो ये अबार्शन भी करवा देती है, ये वाली मेडिसिन एरिगॉट अगर पहले मंथ में दी जाए, क्योंकि ये ब्लड को बढ़ाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है जी, कहता है जी यूट्राइन परफ्यूज हेमोरेज। यूट्राइन से परफ्यूज ज्यादा मिकदार में आएगा, क्लाटेड और क्लाट की शक्ल में आएगा, उसमें भी काम करती है। हैवी अप्रेस्ड ब्रीथिंग ड्यूरिंग, जब ज्यादा ब्लड है तो लाजमी बात है सांस चढ़ता है, तबीयत खराब होती है, डिप्रेशन की कंडीशन की तरफ बंदा चला जाता है। तो हैवी अप्रेस्ड ब्रीथिंग, सांस चढ़ जाएगा, जैसे सांस भारी हो गया, इस किस्म की कंडीशन बनेगी। ड्यूरिंग, जब ये ब्लीडिंग हो रही होगी तब। स्टिचेस फ्रॉम नेवल टू यूट्रस, नाव से नीचे यूट्रस तक स्टिचेस, ऐसे पेन होगी जैसे कुछ स्टिच लगा रहा है, इस तरह की पेन होगी उसमें। ये मामला वही यानी कि मरोड़ वाला या उस तरह की कंडीशन है, या यूट्राइन में इस तरह की पेन होगी तो आप उसे इपिकाक देंगे, लेकिन मद्देनजर रखेंगे कि साथ में मतली भी हो तो ये और ज्यादा नुमाया काम करेगी। फिर कहते हैं कटिंग पेन अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कटिंग पेन, काटने वाला दर्द होगा अगर पेट में, अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर दर्द जाएगा तो आपकी पिकाक काम करती है। और इसमें आपकी लेकिसिस भी लेफ्ट से राइट पेन जाता है, चाहे वो गर्दन का मामला है, चाहे पेट का मामला है, चाहे जिस्म की किसी और ऐसे का मसला है, तो उसमें लेकिसिस भी काम करती है। तो लेकिसिस को आप मोस्टली अपर ले जाएंगे जब मामला खसूसन सनियास का होगा, यानी वो लेडी जिनमें माहवारी खत्म होने वाली होगी या खत्म हो चुकी होगी, तो आपकी लेकिसिस अच्छा काम करेगी। इस तरह अगर मामला राइट से लेफ्ट जाता है तो फिर आपकी लाइकोपोडियम ऊपर आ जाती है। इस तरह लाइकोपोडियम के अलावा आपकी कास्टिकम भी राइट से लेफ्ट में ऊपर आती है। अब खांसी की बात करें कि खांसी किस किस्म का काम करेगी। ड्राई स्पाज्मोडिक कंस्ट्रक्टिव एस्थमेटिक, यदि खुश्क खांसी होगी, दौरे की शक्ल में आएगी, ऐसे लगेगा जैसे छाती जकड़ गई है और दमे की शिकायत होगी, तो उसमें भी आपकी ये एपिकाक काम करती है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सरसाइज, सांस लेना मुश्किल हो जाता है अगर वो जरा सी भी एक्सरसाइज कर ले या कोई जोर वाला काम कर ले, तो इपिकाक के मरीज को, यानी सांस के मसले में भी आपकी या दमे के मसले में भी आपकी दवाई काम करती है।
वायलेंट बैचनिया शदीद किस्म का जो है ना सांस चढ़ जाता है, उसे मतलब सांस का मसला बन जाता है। विद वीजिंग, साथ सीटी जैसी आवाज आती है। विद एंग्जाइटी, उसे परेशानी लाक हो जाती है, वो टेंशन में आ जाता है। अबाउट द स्टमक, और वो जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन की फीलिंग्स होती है वो उसे मैदे में महसूस होती है। वो जो कहानी उसकी बनती है, जो परेशानी होती है वो उसके मैदे में इस तरह की महसूस होती है कि जैसे उसका जो है ना सांस घुट रहा है या सांस चढ़ रहा है जरा सारी हरकत करने के बाद। वूपिंग कफ, काली खांसी में बड़ा अच्छा काम करती है। चाइल्ड लूजेस ब्रीथ, टर्न पेल, बच्चा जो है ना जब खांसी करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका सांस कम हो रहा है या सांस टूट रहा है उसका। उसका चेहरा जो है ना पीला हो जाता है, स्टिफ एंड ब्लू, वो नीला हो जाता है, बच्चे के जिस्म ऐसे अकड़ जाता है। स्ट्रैंगलिंग विद गैगिंग एंड विमिटिंग ऑफ द म्यूकस, यानी खांसी में क्या होता है, स्ट्रैंगलिंग उसका दम घुटता है, विद गैगिंग और जो मतली सी होती है और उल्टी आ जाती है उसको म्यूकस की, इस खांसी की वजह से। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ, और फिर उसके बाद क्या होता है, सारी गिनी के बाद बात अगर उसके मुंह से और नाक से ब्लीडिंग भी आने लगे। अब जो इंडिगो साथ में लिखी हुई है, इंडिगो में मसला ये है कि इंडिगो में अगर किसी को स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, खांसी होती है और स्नीजिंग यानी छींके बहुत ज्यादा आती है, उसके बाद उसे नक्सीर शुरू हो जाती है फॉलो अप के तौर पे, तो फिर आपकी वहां पे इंडिगो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इंडिगो आपकी छठी का पेन में भी काम करती है, लेकिन इसकी निशानी ये होगी कि आपका हाफ थाई से लेकर घुटने तक अगर पेन जाए तो फिर आपकी उसमें इंडिगो काम करती है। फिर आगे कहता है जी, कफ विद रैटलिंग ऑफ द म्यूकस इन द ब्रोंकी व्हेन इंस्पायरिंग, खांसी विद रैटलिंग ऑफ म्यूकस, ऐसा लगता है कि जैसे म्यूकस जो है ना वो खर खर की आवाज आती है, कहां पे, फेफड़ों में। व्हेन इंस्पायरिंग, जब वो सांस अंदर की तरफ लेके जाता है, तो आपकी उसमें पिका काम करती है। लेकिन कहता है एंटीमोनियम टार्ट भी इसमें काम करती है। तो टार्ट की खसूसन निशानी क्या है बड़ी, कि मरीज को ऐसा लगेगा कि छाती बलगम से भरी हुई है, चाहे ब्रोंकी भरा हुआ है, लेकिन बलगम खांसी करने पर भी बाहर नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि गले में फंसी हुई है। बात समझा कि यहाँ पे। इसके अलावा इसके मरीज को जो है ना सेब बहुत पसंद होते हैं, एंटीमोनियम टार्ट के मरीज। फिर कहते हैं कि थ्रेटेंड सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस, तो इसकी एपिका के मरीज को उस सफोकेशन होगी, दम घुटेगा, उसे डर होगा कि ये डर होगा कि जैसे दम घुट जाएगा उस बलगम के वहां पे अंदर रुक जाने की वजह से। पेन एज ए बोन्स वर ऑल टर्न टू पीसेस, उसे ऐसे दर्द होता है कि जैसे उसकी तमाम हड्डियां टुकड़ों में तकसीम हुई हुई हैं। पेन एज इफ ऑल बोन्स वर टर्न टू पीसेस, कि जितनी भी उसकी हड्डियां हैं वो तमाम क्या है, टुकड़ों में तकसीम हुई हैं। लेकिन कहता है यूपिटोरियम बर्फ में क्या है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे हड्डी टूट गई है। अब हड्डियों का टुकड़े में तकसीम होना कुछ और तरह का दर्द है, और ऐसे लगे जैसे हड्डी टूट गई है, वो पेन कुछ और तरह का है। इसमें इस तरह का पेन है और उसमें उस तरह का पेन है। तो यूपिटोरियम पार्क की हिस्ट्री में क्या है कि मोस्टली नजला जुकाम हो गया, उसके बाद जिस्म का दर्द है, तो उसमें ये अच्छा काम करती है। जो यूपिटोरियम की हिस्ट्री है, बुखार वगैरह हो जाता है, तो इसकी जो हिस्ट्री है इसमें सांस का मसला हो गया या उल्टी होगी या मतली होगी, तो उसमें अच्छा काम करेगी। इंटरमिटेंट फीवर, बारीकी बुखार में अच्छा काम करती है। इन बिगिनिंग ऑफ द इरेगुलर केसेस विद नासिया, शुरू में जब कोई इरेगुलर किस्म का केस हो जिसमें साथ मतली भी हो, आर फ्रॉम गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, या फिर मैदे में गैस का कोई मामला हो, आफ्टर अब्यूज और सप्रेशन बाय कुनैन, या कोई ऐसा केस हो जो दबा दिया गया हो कुनैन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, उसमें भी काम करेगी। इंटरमिटेंट डायस्पेप्सिया, वक्त से अगर बदहजमी का कोई मामला हो जाता है, एवरी अदर डे एट द सेम आवर, हर दूसरे दिन सेम उसी वक्त पे, कि डॉक्टर साहब मुझे रोजाना इस टाइम या इस घंटे में या इस टाइम पे 4 बजे 5 बजे मुझे ये मसला गैस का या मैदे का मसला स्टार्ट हो जाता, तो भी आपकी पीकॉक मेडिसिन आएगी। फीवर विद पर्सिस्टेंट डायरिया, उसके साथ अक्सर बुखार भी होता है और साथ में मतली भी होती है। ओवर सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड, ये जो पीकॉक का मरीज होता है वो सर्दी और गर्मी दोनों से ओवर सेंसिटिव होता है। कहता है इसका रिलेशनशिप है कपरम के साथ, इज फॉलोड वेल बाय, ये अच्छा काम करती है आर्सेनिक के बाद कौन से मसाइल में, इन्फ्लुएंजा ये नजला जुकाम में, चिल्स यानी कपकपी लग जाए सर्दी वगैरह में, क्रूप गला खराब हो जिसमें साथ बुखार भी हो, अंदर से गला दर्द भी करे, अंदर से गला सुर्ख भी हो जाए, उसमें डिबिलिटी कमजोरी के मामलात में, यानी उल्टी आने के बाद या डायरिया वगैरह के बाद, क्योंकि इपिका आर्सेनिक की भी निशानी है कि उल्टी आने के बाद उसको कमजोरी लाजमी आएगी, प्रोस्ट्रेशन में अच्छी दवाई है, तो इसमें भी इस तरह का मामला है, तो उसमें ये अच्छा काम करेगी उसके साथ। और साथ में ये कॉलर एंड फैंटम, यानी कि बच्चों में अगर हैजे के मामला है उसमें भी आर्सेनिक के बाद अच्छा काम करती है। एंटीमोनियम टार्ट के बाद इन फॉरेन बॉडीज इन द लैरिंक्स, सांस की नाली में ऐसा लगता है कि कोई बाहर की चीज अंदर चली गई है, तो उसमें ये एंटीमोनियम टार्ट के साथ अच्छा काम करती है। और ये सिमिलर है पल्सिल्ला और एंटीमोनियम क्रूडम के इन गैस्ट्रिक ट्रबल। ये पहली वाली लाइन पहले पैराग्राफ में हमने ये चीज पढ़ चुके हैं कि पल्सिल्ला और एंटीमोनियम क्रूडम इसके साथ गैस्ट्रिक मामला में अच्छा काम करते हैं, यानी मैदे के मामला। अग्रवेशन होती है इसके मसले को सर्दियों में एंड ड्राई वेदर में, तो इस लाइन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, विंटर एंड ड्राई वेदर, यानी खुश्क सर्दी में। अक्सर ये केस होते हैं जब सर्दी होती है और खुश्क सर्दी बन जाए, तो उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास, दमे के भी, सांस के भी, खर खर के मामला की भी, तो उसमें ये अच्छा काम करेंगे।
वार्म मॉइस्ट साउथ विंड्स, गर्म मॉइस्ट गीली साउथ विंड, साउथ की तरफ से आने वाली हवा, उनके वजह से अगर मामला खराब होता है तो काम करती है। तो यूफ्रेजिया मैंने आपको पढ़ाई थी कि यूफ्रेजिया में अगर साउथ की तरफ से आने वाली हवा की वजह से आंखें खराब होती हैं या आंखों से पानी आता है, बहुत ज्यादा बलगम उसमें भी होती है, लेकिन बलगम निकालने से भी उसको आराम नहीं आता, तो उसमें आपकी यूफ्रेजिया भी काम करती है। लेकिन यूफ्रेजिया की निशानी ये है कि साउथ की आने वाली गर्म हवा की वजह से मसला उसका खराब होता है, चाहे छींकों का आना है, चाहे उसे आंखों से पानी आना है, नाक से पानी आना है। और एलियम सीपा का क्या था कि नाक की साइड से या वैसे ठंडी हवा की वजह से अगर स्नीजिंग आती है या आंखों से पानी आता है तो उसमें एलियम सीपा आएगी, लेकिन गर्म हवा की वजह से तो आपकी यूफ्रेजिया आती है। स्लाइटेस्ट मोशन, जरा सी हरकत करने से भी इसका मसला बढ़ जाता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जरा सी हरकत करने से इसका मामला खराब हो जाता है। तो ये है जनाब आपकी इपिकाक। इस पे अगर आपने कोई सवाल जवाब करना है तो आप कर सकते हैं।